इस वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे ट्रायल बैलेंस के ऊपर। ट्रायल बैलेंस का जो भी आइटम्स है उसका पोस्टिंग कैसे ट्रेडिंग पीएल या बैलेंस शीट में जाता है उस तरफ हम लोग आज रोशनी डालेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स टू योर ओन यूट्यूब चैनल कॉमर्स विथ ईज विथ मी सुब्रत सरकार। इस चैनल में हम लोग कॉमर्स की ढेर सारी बात करते हैं, वो भी आसान भाषा में, और कॉमर्स की हर पहलू पहुंचता है सीधे दिल से दिल तक। हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप ट्रेडिंग बिजनेस का जो फाइनल अकाउंट्स का जर्नी शुरू किए थे, आज उसका 4th एपिसोड। जो सेकेंड वीडियो हम लोग अपलोड किए थे उसमें बोला गया था कि ट्रायल बैलेंस वाला आइटम्स कोई एक जगह में जाता है। मानिए ट्रायल बैलेंस में परचेज है, वो सिर्फ एक जगह में यानी ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। मानिए ट्रायल बैलेंस में सैलरी है, वो सिर्फ एक जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। ट्रायल बैलेंस में लैंड एंड बिल्डिंग है, वो सिर्फ बैलेंस शीट में जाता है। तो ट्रायल बैलेंस वाला आइटम ट्रेडिंग पीएल या बैलेंस शीट के अंदर कोई एक जगह में जाता है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला जो भी आइटम रहता है वो कम से कम 2 जगह में जाता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला आइटम 3 जगह में भी जा सकता है, 4 जगह में भी जा सकता है, लेकिन टोटल डबल एंट्री कंप्लीट करना पड़ता है, यानी कि टोटल डेबिट का पोस्टिंग और टोटल क्रेडिट का पोस्टिंग इक्वल होना पड़ता है। हम लोग और भी सीखे थे कि ट्रायल बैलेंस में जो भी नॉमिनल अकाउंट रहता है वो नॉमिनल अकाउंट ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज हो जाता है, और जो भी रियल अकाउंट रहता है वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता है। जो भी पर्सनल अकाउंट रहता है और डेबिट बैलेंस वाला पर्सनल अकाउंट, यानी पर्सनल अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंसेस जैसे कि डेटर्स, जैसे कि बिल रिसीवेबल, ऐसा अकाउंट बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता है। और पर्सनल अकाउंट हैविंग क्रेडिट बैलेंसेस यानी कि कैपिटल, क्रेडिटर, बिल पेएबल, लोन टेकन, ये सब बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाता है। इस वीडियो को देखने के पहले प्लीज सेकेंड वीडियो एक बार देख लेना। दैट वीडियो वाज द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। देयरफॉर सेकेंड वीडियो जिसका लिंक हम लोग दे देंगे, उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो आज हम लोग एक सवाल लेते हैं और उस सवाल का कौन सा आइटम किधर जाएगा हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए बोर्ड में एक सवाल आ गया, उसमें एक ट्रायल बैलेंस सप्लाई किया गया, और एक इंफॉर्मेशन की तरफ आपको ध्यान देना है, वह है पीरियड ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। हम लोग जो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो फाइनल अकाउंट कौन सा पीरियड के लिए। यहां पर जो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किया जा रहा है वो 1/1/21 से 31/12/21, ये जो ईयर चल रहा है, इस ईयर के लिए हम लोग एक ट्रेडिंग कंसर्न का, एक सोल प्रोप्राइटरशिप ट्रेडिंग कंसर्न का फाइनल अकाउंट बना रहे हैं इस पीरियड के लिए। देयरफॉर वी मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट पीरियड। अब जो ट्रायल बैलेंस मिला है उस ट्रायल बैलेंस में देखिए पहला पॉइंट क्या है। पहला है कैपिटल। ट्रायल बैलेंस में कैपिटल है, कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है, ये क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटी है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ये एक रियल अकाउंट है, बट सेकेंड वीडियो में हम लोग सीखे थे कि ओपनिंग स्टॉक एक रियल अकाउंट है, बट दैट ओपनिंग स्टॉक शुड हैव बीन क्लोज थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोज हो जाता है, इसे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट किया जाता है, टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। नेक्स्ट है परचेज एडजस्टेड। अब यहां पर कुछ नया बात हम लोग बोलेंगे। परचेज एडजस्टेड का मतलब क्या है, और आप अगर ध्यान दोगे तो देखोगे यहां पर क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस के अंदर है। जनरली हम लोग क्या सीखे थे, क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है, लेकिन कभी कभी ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। कब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता है, अगर परचेज इज एडजस्टेड। अब परचेज एडजस्टेड का मतलब क्या है। परचेज एडजस्टेड मतलब परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी जो क्लोजिंग स्टॉक था दैट हैज ऑलरेडी बीन कंप्यूटेड। मतलब जब भी ट्रायल बैलेंस हम लोग बना रहे थे उससे पहले क्लोजिंग स्टॉक के बारे में हम लोगों को पता चल गया था, और उस क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग परचेज से माइनस करके दिखाया। हम लोग क्या सीखे थे, ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं आता। इसीलिए नहीं आता क्योंकि परचेज और ओपनिंग स्टॉक का एक पार्ट होता है क्लोजिंग स्टॉक, यानी जो गुड्स आपने इस साल में परचेज की हो या आपका ओपनिंग स्टॉक में था, उसी का एक अंश जो पार्ट सेल नहीं हुआ वही तो क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा रहता है। तो क्लोजिंग स्टॉक जब हम लोग ओपनिंग स्टॉक और परचेज को ट्रायल बैलेंस में लिखते, उसी के साथ एक बार ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड हो जाता है, डेबिट बैलेंस में आ जाता है। और अगर हम लोग फिर से क्लोजिंग स्टॉक को लिखेंगे तो दैट क्लोजिंग स्टॉक 2 बार ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा, यानी कि डबल काउंटिंग हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक एक बार ओपनिंग स्टॉक और परचेज के साथ ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा, और एक बार अलग से क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा। तो एक ही चीज का काउंटिंग 2 बार डेबिट बैलेंस के अंदर हो जाएगा।
इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड नहीं करते। लेकिन अगर परचेज एडजस्टेड है, मतलब जो भी क्लोजिंग स्टॉक है, that closing stock has already been deducted from purchase to get purchase adjusted. Therefore, ये जो ट्रायल बैलेंस है, इसमें क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक या परचेज के अंदर नहीं है। जो भी था उनको हम लोग माइनस कर दिया। तो यहां पर अलग से आपको क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में लाना है। यहां पर you have to include closing stock in trial balance. You have already deducted that closing stock from purchase. Therefore, such closing stock is not included in purchase. Therefore, closing stock का जो भी गुड्स है वो गुड्स अभी ट्रायल बैलेंस के अंदर घुसा नहीं है। इसलिए हम लोग अलग से क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड करेंगे। तो अगर परचेज एडजस्टेड रहेगा, परचेज तो एक रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, इसको क्लोज करना पड़ेगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाके हम लोग टू परचेज लिख देंगे। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे? देखिए, क्लोजिंग स्टॉक एक रियल अकाउंट है और हम लोग क्या सीखे थे, ट्रायल बैलेंस वाला आइटम कोई एक जगह में जाता है। तो ये रियल अकाउंट कहां जाएगा? रियल अकाउंट का घर कहां है? हम लोग सीखे थे रियल अकाउंट का घर है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो ये क्लोजिंग स्टॉक सीधे बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक का जो पोस्टिंग होता है वो नहीं होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी परचेज से एडजस्टेड है। यानी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में इस सवाल में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को और रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ट्रायल बैलेंस वाला आइटम सिर्फ एक जगह में जाता है, इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में सीधे भेज देंगे। नेक्स्ट है सेल, ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट होगा, इनकम है। नेक्स्ट है रिटर्न। देखिए, जो डेबिट बैलेंस वाला रिटर्न है वो क्या है? वो सेल्स रिटर्न है। सेल्स तो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो जो रिटर्न डेबिट बैलेंस में है वो जरूर सेल्स रिटर्न है, और जो रिटर्न क्रेडिट बैलेंस में है वो जरूर परचेज रिटर्न है। यानी परचेज तो डेबिट बैलेंस है, उसका उल्टा होगा परचेज रिटर्न। तो डेबिट बैलेंस में जो 3000 रिटर्न है वो एक्चुअली सेल्स रिटर्न है, ये 3000 सेल से माइनस होगा। और क्रेडिट बैलेंस में जो 2000 है ये एक्चुअली परचेज रिटर्न है, इसको परचेज से माइनस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट है आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। You know that import means you are purchasing goods from abroad. Therefore, it is also a purchase. It should be debited to trading account. As well as exports implies sales in foreign countries. Therefore, you are exporting or you are selling your goods abroad. तो ये भी एक सेल है, देश के अंदर नहीं, देश के बाहर आप सेल कर रहे हो, तो एक्सपोर्ट भी सेल है, तो ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में बाई एक्सपोर्ट बोल के आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका इंपोर्ट ड्यूटी एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी। यहां पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब क्या है? विदेश से आप इंपोर्ट कर रहे हो, विदेश से आप खरीद के ला रहे हो, देन यू आर पेइंग ड्यूटी। तो ये तो गुड्स खरीदने का समय का ड्यूटी हो गया, तो ये तो कैरेज इनवर्ड है, गुड्स को खरीद के लाने का समय का एक्सपेंसेस है। फिर इंपोर्ट ड्यूटी और कैरेज इनवर्ड में कोई फर्क नहीं है, इसको हम लोग कहां लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में टू बोल के लिख देंगे, टू कैरेज इनवर्ड जैसे लिखते वैसे लिखेंगे, टू इंपोर्ट ड्यूटी। नेक्स्ट है आपका एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या है? यू आर सेलिंग गुड्स अब्रॉड, आप विदेश में सेल कर रहे हो, बाहर सेल कर रहे हो, तो तब आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी देना पड़ रहा है। मतलब ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? एक्सपोर्ट मतलब तो सेल, इट इज अ सेलिंग एक्सपेंसेस। मतलब आप सेल जब कर रहे हो देन यू आर पेइंग एक्सपेंसेस, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाता है, कैरेज आउटवर्ड हो जाता है। ये जाएगा कहां? फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी दोनों में फर्क है। इंपोर्ट ड्यूटी गुड्स परचेज करने का समय का खर्च है, कैरेज इनवर्ड है, पीएल ट्रेडिंग में डेबिट होगा। और एक्सपोर्ट ड्यूटी ये सेल के साथ जुड़ा हुआ एक्सपेंसेस है, कोई भी सेलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। नेक्स्ट है वेजेस। वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होगा। नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस। इन दिस ट्रायल बैलेंस देयर आर सर्टेन पॉइंट्स लाइक आउटस्टैंडिंग वेजेस, प्रीपेड सैलरी। इस पॉइंट्स को आपको बहुत ध्यान देना है। देखिए, वेजेस कौन सा अकाउंट है? आप बोलोगे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को कहां लिखते हैं हम लोग? ट्रेडिंग या पीएल में इसको क्लोज किया जाता है। वेजेस एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको हम लोग क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करके क्लोज कर देंगे। लेकिन आउटस्टैंडिंग वेजेस कौन सा अकाउंट है? आउटस्टैंडिंग वेजेस इज नॉट ए नॉमिनल अकाउंट। हम लोग जो ट्रायल बैलेंस वाला वीडियो किए थे उसमें हम लोग बोले थे, उसका लिंक भी दे देंगे, फिर से देख लेना। उसमें हम लोग सीखे थे कि कोई भी नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे यानी प्रीफिक्स या सफिक्स में अगर और कुछ शब्द बैठ जाता है तो वो नॉमिनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट नहीं रहता, वो पर्सनल अकाउंट हो जाता है। ऐसा पर्सनल अकाउंट को जनरली हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तो पर्सनल अकाउंट तो ट्रेडिंग पीएल में नहीं आता। पर्सनल अकाउंट फिर किधर जाता है? पर्सनल अकाउंट का घर है बैलेंस शीट।
तो ये आउटस्टैंडिंग वेजेस हम लोगों को पता है कि ट्रायल बैलेंस वाला आइटम कोई एक जगह में जाता है, तो ये कहां जाएगा? आउटस्टैंडिंग वेजेस इज ए पर्सनल अकाउंट। और ये कौन सा बैलेंस है? ये क्रेडिट बैलेंस है, ये एक लायबिलिटी है, तो ये कहां जाएगा? सीधे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगा। वेजेस के साथ इसका ऐसा खास कुछ संबंध नहीं है। वैसे ही यहां पर देखिए आपका सैलरी है 10,000, सैलरी तो नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। लेकिन यहां पर जो प्रीपेड सैलरी है ये क्या है? सैलरी पहले से पे कर दिया हम लोगों ने, यानी कि ये एक एसेट हो जाता है। देखिए प्रीपेड सैलरी 4,000, ये भी एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट कहां लिखते हैं हम लोग? बैलेंस शीट में लिखते हैं। बैलेंस शीट में किस तरफ जाता है? देखिए ये डेबिट बैलेंस है, तो ये बैलेंस शीट की डेबिट साइड यानी एसेट साइड में जाएगा। अगर यही आउटस्टैंडिंग वेजेस या प्रीपेड सैलरी एडिशनल इंफॉर्मेशन में रहता तो क्या होता? दोनों में फर्क क्या है ये हम लोग आज ही सीखेंगे, थोड़ा बाद में बोलते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है आपका डेटर्स क्रेडिटर्स। जो डेबिट बैलेंस में है 50,000, ये है आपका डेटर्स है, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। और जो क्रेडिट बैलेंस में है आपका 10,000, ये आपका क्रेडिटर है, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा। नेक्स्ट है आपका सैलरी, प्रीपेड सैलरी, इनके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। क्लोजिंग स्टॉक, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन किया है। डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, यू नो दैट डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज ऑल्सो ए नॉमिनल अकाउंट। तो ये अगर ट्रायल बैलेंस में रहेगा तो ये कोई एक जगह में जाएगा। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, इसको क्लोज करना है। कहां क्लोज करेंगे? नॉमिनल अकाउंट क्लोज कहां होता है? ट्रेडिंग और पीएल में। लेकिन ये है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग लिख के हम लोग क्लोज कर देंगे। बिल्डिंग ये एक एसेट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी एक्चुअली क्या है? मानिए कोई एक स्टेट से दूसरा स्टेट में गुड्स घुस रहा है, या कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जुरिसडिक्शन के अंदर अगर आपका गुड्स ट्रांजिट हो रहा है, घुस रहा है, तो वो अथॉरिटी आपसे ऑक्ट्रॉय ड्यूटी ले सकता है। ये एक एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट है, तो ट्रेडिंग या पीएल में आना चाहिए। जनरली ऑक्ट्रॉय हम लोग कब पे करते हैं? व्हेनेवर वी आर परचेजिंग गुड्स, तो वी आर पेइंग ऑक्ट्री। तो ऑक्ट्री इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको हम लोग ट्रेडिंग में डेबिट करेंगे। गैस वाटर फ्यूल, इट इज अ बेसिकली ए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कंपोनेंट। जो कंसर्न मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है वो जनरली ये एक्सपेंसेस पे करता है। लेकिन यहां पर कोई मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं है, क्योंकि ये तो एक ट्रेडिंग कंसर्न का फाइनल अकाउंट्स हम लोग कर रहे हैं। तो अगर ट्रेडिंग कंसर्न ऐसा एक्सपेंसेस करेगा तो उसे भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस पकड़ के हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में इसको डेबिट करेंगे। ट्रेड एक्सपेंसेस का मतलब बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस है। ये जनरली ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस होता है, इसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पकड़ के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। नेक्स्ट है आपका इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स, यू नो इट इज अ ड्रॉइंग्स। व्हाई? बिकॉज एज पर 1961 इनकम टैक्स एक्ट, a sole proprietorship business is not held responsible for paying its income tax. Rather, उसका जो ओनर है he is responsible for paying income tax. यानी कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, उनका इनकम हो रहा है, इसके लिए बिजनेस टैक्स नहीं पे करता। टैक्स कौन पे करता है? ओनर ऑफ द बिजनेस टैक्स पे करता है। यानी बिजनेस से जो इनकम जनरेट कर रहा है वो ओनर का इनकम है, और ओनर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सच टैक्स। बट यहां पर क्या हुआ? वो इनकम टैक्स जो ओनर का पर्सनल एक्सपेंसेस होना चाहिए, ओनर ने क्या किया? बिजनेस का कैश बॉक्स से पैसा उठा के उसको पेमेंट कर दिया। तो ये इनकम टैक्स बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, ये ओनर का पर्सनल एक्सपेंसेस है। ओनर ने उसको बिजनेस का कैश से उठा के पेमेंट कर दिया, तो इट इज अ प्योर केस ऑफ ड्रॉइंग। ये ड्राइंग है, और ड्राइंग को क्या करते हैं हम लोग? बैलेंस शीट में कैपिटल से माइनस करते हैं, वही करेंगे। लाइट एंड हीट जनरली मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट है, इसको भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डालना चाहिए, लेकिन यहां पर कोई मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं है, इट इज अ प्योर केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, तो इसको भी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करेंगे। नेक्स्ट है आपका डिस्काउंट। देखिए जो डेबिट बैलेंस में 1000 डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट अलाउड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। और जो क्रेडिट बैलेंस में डिस्काउंट है 3000, ये तो डिस्काउंट रिसीव्ड है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। गुडविल एसेट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। रेंट एक नॉमिनल अकाउंट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। बट इसके साथ यहां पर कुछ एडजस्टमेंट जुड़ा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं। फायर इंश्योरेंस, ये भी एक एक्सपेंसेस है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है, इसको भी रेंट के जैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे, लेकिन इसके साथ भी कुछ एडजस्टमेंट जुड़ा हुआ है, बाद में पढ़ते हैं।
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसको पेमेंट करना चाहिए? ये तो ओनर का एक्सपेंसेस है। ओनर ने क्या किया, इस एक्सपेंसेस को बिजनेस की कैश बॉक्स से उठा के पेमेंट कर दिया, तो ये भी एक ड्राइंग्स है। ओनर का पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस की कैश बॉक्स से पैसा उठा के कर दियो, तो ये ड्राइंग्स है, कैपिटल से लेस होगा बैलेंस शीट में। 10% फिक्स डिपॉजिट, आपने किसी जगह में फिक्स डिपॉजिट करके रखे हो, तो ये फिक्स डिपॉजिट एक एसेट हो जाता है और इसको हम लोग बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, उस फिक्स डिपॉजिट से जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो आपका इनकम है। इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, लेकिन यहां पर इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट में एडजस्टमेंट है, बाद में बोलते हैं। 6% लोन फ्रॉम राजा, राजा नाम का एक आदमी से हम लोग 6% लोन लिया है। राजा से लोन लिया, पर्सनल अकाउंट राजा, उससे लोन लिया, तो ये पर्सनल अकाउंट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लोन फ्रॉम राजा बोल के चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, उस लोन के ऊपर हम लोग जो भी इंटरेस्ट पे किया है ये एक एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, लेकिन यहां पर भी इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट्स है। अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, ये क्या है? जनरली ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करता है, ट्रेडिंग बिजनेस का कोई अप्रेंटिसशिप प्रीमियम नहीं रहता। अप्रेंटिसशिप प्रीमियम क्या है? कोई बिग बिजनेस हाउस जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होता है, वो काम सिखाने के लिए कुछ अप्रेंटिस को ट्रेनिंग लेता है, जो बिजनेस में ट्रेनिंग लेता है, और जनरली उस ट्रेनी को बिजनेस कुछ स्टाइपेंड पे करता है। लेकिन यहां पर उल्टा हुआ है, उन लोगों को हम काम सिखा रहे हैं, इसलिए उनसे कुछ अलग से हम लोग पैसा ले रहे हैं, इसे अप्रेंटिसशिप प्रीमियम कहते हैं। जो भी अप्रेंटिस काम सीखने के लिए आया है, उससे हम लोग अगर कुछ पैसा फीस लेते हैं, उसे अप्रेंटिसशिप प्रीमियम कहते हैं। ये इनडायरेक्ट इनकम है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होता है। नेक्स्ट है बैड डेट। आपको पता है कि ये लॉस है, लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नॉमिनल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और बैड डेट रिकवरी, ये क्या है? मानिए 2 साल पहले मेरा कोई एक डेटर था, उससे पैसा मिलता था हमको, वो देश छोड़ के भाग गया, मैंने देखा कि मेरा पैसा डूब गया। उस साल में हमने इसे बैड डेट करार दे दिया और 2 साल पहले ही इसी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब 2 साल बाद उसको पकड़ के लाया गया विदेश से और उससे हमने पैसा रिकवर कर लिया। 4000 बैड डेट रिकवर हो गया मेरा, तो इसे बैड डेट रिकवरी को हम लोग इनकम कहते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाने के पहले कुछ हिडन इंफॉर्मेशन, कुछ हिडन एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर घुसा हुआ है, उसको थोड़ा ट्रैक करते हैं। देखिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो पॉइंट्स आएगा उसका एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर कभी कभी क्या होता है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को हिडन, यानी कि ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को छुपा के दे देता है। वो है एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसको अलग से एडिशनल इंफॉर्मेशन बोल के ना लिख के आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर इंफॉर्मेशन सप्लाई कर देते हैं। ऐसा पॉइंट्स को हम हिडन एडिशनल इंफॉर्मेशन कहते हैं। देखिए, ये हिडन एडजस्टमेंट का जर्नी शुरू हो रहा है आपका रेंट से। क्या लिखा हुआ है? रेंट पेड अप टू 31/3/22। यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोग फाइनल अकाउंट्स कब कर रहे हैं? 1/1/21 से 31/12/22 तक समय के लिए, इस साल के लिए रेंट जो पे हुआ है वो 31/3/22 तक समय के लिए पे किया गया। यानी कि यहां पर 12 मंथ्स का रेंट तो पे किया ही हम लोगों ने, और इधर और 3 मंथ्स का रेंट ज्यादा पे हुआ है। यहां पर 12 मंथ्स का रेंट पे हुआ और इधर 31/12/21 टू 31/3/22 यानी जनवरी फरवरी मार्च ऑफ 22 यहां का 3 मंथ्स का रेंट भी हम लोग पे कर दिया, यानी टोटल 15 मंथ्स का रेंट हम लोग यहां पर पे कर दिया। लेकिन फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाया जाता है, किस बेसिस के अनुसार बनाया जाता है? एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस का प्रिंसिपल क्या है? इस 12 मंथ यानी 1/1/21 टू 31/12/21, इस 12 मंथ्स के लिए जो भी रेंट एक्रू करता है उसी को हम लोग रेंट बोल के पकड़ेंगे। जो आने वाला साल का या पिछला साल का रेंट है वी विल नॉट कंसीडर एज एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर। तो यहां पर जो रेंट पे किया गया 15,000, ये रेंट इस 15 मंथ्स के लिए है। इस साल का 12 मंथ्स के लिए तो पे किया ही है, और आने वाला साल का भी 3 मंथ्स का रेंट इस साल में हम लोग पे कर दिया। यानी कि ये जो 15,000 रेंट है ये 15 मंथ्स के लिए पे किया गया। तो इसके अंदर 3 महीने का रेंट प्रीपेड हो गया। हम लोगों ने क्या किया, आने वाला साल का 3 मंथ्स का रेंट भी इस साल में पे कर दिया। ये 3 महीने का रेंट तो इस साल में पे करना उचित नहीं था, ये तो इस साल का नहीं है, तो इस रेंट को हम लोग यहां से माइनस कर देंगे, क्योंकि वो रेंट इस साल का नहीं है। एक्रूअल बेसिस में क्या करते हैं हम लोग, जो इस साल का खर्च है सिर्फ उसी को एक्सपेंसेस बोल के हम लोग कंसीडर करते हैं। तो 15,000 जो रेंट था वो था
15 मंथ के लिए, तो 3 महीने के लिए रेंट होता है इंटू 3/15 यानी कि 3000। ये 3000 रेंट इस साल का नहीं है, तो इसलिए इस साल का जो रेंट है 12,000 सिर्फ उसी को रेंट बोल के हम लोग कंसीडर करेंगे। लेकिन ये 3 महीने का रेंट हम लोगों ने तो प्रीपेड कर दिया, वो इस साल का नहीं है, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस एक एसेट है, तो इसको एसेट बोल के हम लोग बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। बैलेंस शीट की एसेट साइड में हम लोग लिख देंगे प्रीपेड रेंट 3000। देखिए वैसा ही एक पॉइंट नेक्स्ट है, वह है फॉर इंश्योरेंस पेड अप टू 31/3/22 24,000। तो सेम पॉइंट बोला गया, तो इंश्योरेंस के लिए भी हम लोग एक ही काम करेंगे, टू इंश्योरेंस। हम लोग सवाल बना रहे 1/1/21 से 31/12/21 पीरियड के लिए। इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे कितना किया? 24,000। इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 24,000, लेकिन इसके अंदर भी प्रीपेड इंश्योरेंस है। वही तो बोला कि आने वाला साल का 31/3/22 इस पीरियड तक का इंश्योरेंस हम लोगों ने इस साल में पे कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, लेस प्रीपेड फॉर 3 मंथ्स कितना लिखेंगे? 24,000 इंटू 3/15, सॉरी मैंने 3/12 लिख दिया, क्या लिखना चाहिए था? 24,000 इंटू 3/15, सॉरी मैंने फिर से 3/12 लिख दिया, तो क्या लिखना चाहिए था? वैसे ही होना चाहिए था 24,000 इंटू 3/15, सॉरी फिर से 3/12 लिख दिया। क्यों लिखा मैंने 3/12? एक ही पॉइंट है, रेंट के लिए हम लोग 3/15 किया था, लेकिन यहां पर हम लोगों ने क्या किया? 3/12 लिख दिया। क्यों? क्योंकि अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने जाओगे तो कोई इंश्योरेंस कंपनी आपसे 12 मंथ्स की ज्यादा समय के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेप्ट नहीं करेगा। जनरली क्या होता है, कोई भी इंश्योरेंस 1 साल के लिए वैलिड होता है। हर 1 साल के बाद आपको फिर से इंश्योरेंस प्रीमियम पे करके पॉलिसी को जिंदा रखना पड़ता है। तो यहां पर जो इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोगों ने पे किया था वो 1 साल के लिए, वो प्रीमियम कब तक वैलिड था? 31/3/22 तक वैलिड था। यानी कि यहां पर 1/4/21 से और 31/3/12, देखिए 12 मंथ्स होता है। अप्रैल 21 से 31/3/22 तक 12 मंथ्स होता है। इस 12 मंथ्स के लिए हम लोगों ने इंश्योरेंस पे किया। रेंट आप 15 मंथ्स के लिए पे कर सकते हो, 1 साल के ज्यादा समय के लिए भी आप रेंट पे कर सकते हो, लेकिन इंश्योरेंस नहीं कर सकते हो। जनरली इंश्योरेंस हम लोग एनुअली पे करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम जो भी दिया रहता है वो जनरली एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी 12 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम। तो यहां पर 12 महीना वैलिड कब से है? 31/3/22 तक इंश्योरेंस वैलिड है, यानी कि 1/4/21 में आपने प्रीमियम पे किया था और वो प्रीमियम 31/3/22 तक वैलिड है। ये 12 महीने के लिए वैलिड है, यानी कि इस 3 मंथ्स में कोई इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोगों ने पे नहीं किया था। इस साल में जो भी 12 मंथ्स का इंश्योरेंस पे किया उसके अंदर 9 मंथ्स इस साल में वैलिड है और 3 मंथ्स आने वाला साल में वैलिड है। यानी कि इस 12 महीने का जो भी इंश्योरेंस होता है उसका 9 मंथ का इंश्योरेंस इस पीरियड में आना चाहिए और 3 मंथ्स का इंश्योरेंस नेक्स्ट ईयर में जाना चाहिए। यहां पर एक एजम्पशन करते हम लोग एजम्पशन करते कि जो भी इंश्योरेंस हम लोग पे किया है वो फॉर द फर्स्ट टाइम इस साल में पहली बार पे हो रहा है। यानी कि अगर किसी ने एजम्पशन करेगा कि ये इंश्योरेंस रिकरिंग फिनोमेनन है, यानी कि इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग बार बार हर साल पे करते जा रहे हैं, तो क्या होगा? तो 1/4/21 से भी पहले 1/4/21 से भी पहले इधर 1/4/20 में हम लोग इससे पहले वाला ईयर का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था। तो 1/4/20 से वो इंश्योरेंस प्रीमियम वैलिड था 1/4/21 तक। तो उस इंश्योरेंस प्रीमियम 12 महीने के लिए पे किए थे, उसके अंदर 9 मंथ्स 1/4/20 से 1/1/21 तक वैलिड होता था और 3 मंथ्स इस साल में वैलिड हो जाता। तब क्या होता? तब
इस 3 महीने का इंश्योरेंस ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट ईयर में पे कर दिया, उस इंश्योरेंस को भी इस साल में कंसीडर करना पड़ता, क्योंकि ये 3 महीने तो इस साल का है, और ये 9 मंथ्स का इंश्योरेंस भी कंसीडर करना पड़ता। यानी कि तब हम लोग क्या करते, टोटल जो 24,000 इंश्योरेंस प्रीमियम पे हुआ है उससे क्या करते, उससे हम लोग लेस कर देते। क्या लेस कर देते, ये जो 3 महीने का इंश्योरेंस हम लोगों ने आने वाला साल का पे किया है, उस 3 महीने का इंश्योरेंस होता है आपका 6,000, ये हम लोग माइनस कर देते, तो 18,000 प्लीज 9 महीने का इंश्योरेंस हो जाता। और ये जो पीरियड है, इस पीरियड का इंश्योरेंस तब हम लोग लास्ट ईयर में ऑलरेडी पे करके रखे हैं, तो उस 3 महीने का इंश्योरेंस जो इस साल में पे करना चाहिए था लेकिन हम लोगों ने लास्ट ईयर में ऑलरेडी पे कर दिया, वो तो ऑलरेडी पे कर चुके हम लोग, इस साल में तो उसका बेनिफिट एक्रू करेगा, तो उस 6,000 को भी हम लोग यहां पर ऐड कर देते, क्योंकि वो इस साल में खर्च करना चाहिए था लेकिन लास्ट साल में हो गया, लेकिन इस साल में खर्च करना चाहिए था तो इस साल के साथ ऐड करेंगे। एक्रूअल बेसिस का फीचर तो यही है, लेकिन ऐसा असम्पशन फिलहाल हम नहीं करते हैं। यहां पर एक नोट दे देना चाहिए कि वी आर एज्यूमिंग दैट द इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 24,000 इज पेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1/4/21, यानी 1/4/21 में हम लोग पहली बार इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए हैं, इससे पहले कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं हुआ था। यानी इस 3 महीना 1/1/21 से 1/4/21 पीरियड के लिए कोई इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोगों ने पे ही नहीं किया। हम लोगों ने जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया वो 1/4/21 में पे किया, और वो 31/3/22 तक समय के लिए वैलिड है, तो इसका मतलब 9 मंथ्स का इंश्योरेंस प्रीमियम इस साल में हम लोग पे किया, और जो 3 महीने का यहाँ पर पे हुआ वो इस साल का नहीं है, वो आने वाला साल का खर्च इस साल में कर दिया, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। एक्रूअल बेसिस के अनुसार ये प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, इसको हम लोग नेक्स्ट साल में भेज देंगे, यानी बैलेंस शीट में भेज देंगे। तो यहां पर हम लोग प्रीपेड इंश्योरेंस फॉर 3 मंथ्स दिखाएंगे, वो होता है आपका 6,000। तो इस साल में 9 मंथ्स का इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग पे किया है, 80,000 यहां पर दिखाएंगे, और जो 6,000 प्रीपेड इंश्योरेंस हुआ है उस प्रीपेड इंश्योरेंस को फिर हम लोग बैलेंस शीट में भेज देंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस 6,000 बैलेंस शीट की एसेट साइड में चला जाएगा। दोनों पॉइंट एक ही है, लेकिन इन दोनों का ट्रीटमेंट का फर्क आपको समझना चाहिए। देखिए, और भी एक हिडन एडजस्टमेंट है, जैसे कि 10% फिक्स डिपॉजिट था। इस बिजनेस ने क्या किया था, फिक्स डिपॉजिट करके रखे थे। 10% फिक्स डिपॉजिट के मतलब वहां से 10% इंटरेस्ट एक्रू करेगा, सूद मिलेगा, हम लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा, 40,000 के ऊपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो देखिए यहां पर हिडन एडजस्टमेंट कैसे काम कर रहा है। वी विल रिसीव इंटरेस्ट ऑन एफडी, और कितना इंटरेस्ट हम लोगों ने ऑलरेडी रिसीव किया इंटरेस्ट ऑन एफडी, ट्रायल बैलेंस ने दिया है इंटरेस्ट ऑन एफडी हम लोग रिसीव किया है 3,000, ये रिसीव हुआ है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन एफडी हम लोगों को कितना मिलना चाहिए था, हम लोग तो इन्वेस्ट किया है 40,000, और इन्वेस्टमेंट हुआ कब, 1/1/21 में, यानी साल की शुरुआती डेट में। तो सारा साल भर के लिए 40,000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट हम लोगों को मिलना चाहिए था, यानी कि 4,000 इंटरेस्ट हम लोगों को मिलना चाहिए था। मिला कितना, 3,000, तो 1,000 किधर गया, आउटस्टैंडिंग है, अभी तक नहीं मिला हम लोगों को, तो ये एक आउटस्टैंडिंग इनकम हो गया। ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर क्यों लिखा, क्योंकि ये 4,000 से 3,000 माइनस करके हम लोगों को मिल रहा है 1,000। 4,000 इंटरेस्ट एनुअली मिलना चाहिए था हमको, लेकिन मिला कितना, मिला 3,000, तो 1,000 हम लोगों को नहीं मिला। ये एक आउटस्टैंडिंग इनकम है। यू नो आउटस्टैंडिंग इनकम एक एसेट है। एसेट कहां जाता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एफडी 1,000। देखिए एफडी जो है वो तो एसेट है ही, वो तो बैलेंस शीट के एसेट में आएगा ही 40,000, और ये एक्रूड इंटरेस्ट भी यहां पर एसेट साइड में अराइज कर जाएगा। वैसे ही एक पॉइंट है, देखिए 6% इंटरेस्ट वाली लोन लिया गया राजा से, तो उस लोन तो लायबिलिटी है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लोन तो आ जाएगा। लोन का अमाउंट था आपका 30,000, लोन तो इधर आ जाएगा, 6% लोन फ्रॉम राजा लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। लेकिन उस लोन के ऊपर वी आर पेइंग इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। हम लोगों ने कितना इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया, लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया गया 1,500, लेकिन पेमेंट कितना होना चाहिए था,
30,000 आपका टोटल अमाउंट ऑफ लोन है, उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट हम लोगों को पे करना है। तो टोटल इंटरेस्ट साल भर में पेमेंट होना चाहिए था 1,800, लेकिन हम लोगों ने कितना पे किया 1,500, यानी कि 300 हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग रखा। उतना इंटरेस्ट इस साल में पेमेंट नहीं हुआ, तो ये इंटरेस्ट भी इस साल में पेमेंट होना चाहिए था। एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इसका अमाउंट कैसे निकाल के आया, 1,800 से 1,500 माइनस करेंगे तो यहां पर बैलेंसिंग फिगर आ जाता है 300। ये जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ये एक लायबिलिटी है, तो ये भी एक लायबिलिटी अराइज कर गया। जैसे 6% लोन एक लायबिलिटी है, वो तो यहां पर आएगा ही 30,000 लोन का अमाउंट, लेकिन ये जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट इस साल में पे करना चाहिए था लेकिन पेमेंट नहीं किया, ये भी एक लायबिलिटी अराइज कर गया। ये भी बैलेंस शीट में आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, ये होता है आपका 300। नेक्स्ट देखिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ जाते हैं। क्या है एडिशनल इंफॉर्मेशन? है प्रीपेड वेजेस 2,000 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000। अब देखिए, ट्रायल बैलेंस के अंदर वेजेस था 40,000 और वहां पर आउटस्टैंडिंग वेजेस भी था, यानी वेजेस के अंदर 6,000 पे करना बाकी रह गया था। और एडिशनल इंफॉर्मेशन है ऐसे ही लिखा गया, प्रीपेड वेजेस 2,000। दोनों में फर्क क्या है? जो ट्रायल बैलेंस में वेजेस है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, दैट वेजेस हैज ऑलरेडी बीन अकाउंटेड फॉर। इसको आपने ऑलरेडी, ये आपको पता चल गया था, आपने जर्नल में इसको रिकॉर्ड किया, उसका इंपैक्ट लेजर में आ गया था, इसीलिए वो बैलेंस ट्रायल बैलेंस में आ गया। यानी आउटस्टैंडिंग वेजेस जो ट्रायल बैलेंस में था आपका 6,000, दैट वेजेस हैज ऑलरेडी बीन नोन टू यू। आपने ऑलरेडी इसके लिए एक जर्नल एंट्री पास कर चुका, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस 6,000। इसके लिए आपने ऑलरेडी एंट्री पास कर चुका, मतलब आपने ऑलरेडी दैट आउटस्टैंडिंग वेजेस को ऑलरेडी कंसीडर कर लिया, वेजेस के अंदर वेजेस को डेबिट करके बढ़ा दिया। यानी ट्रायल बैलेंस में जो वेजेस था 40,000, उस 40,000 वेजेस के अंदर आपने ऑलरेडी इस 6,000 वेजेस को इंक्लूड कर लिया, क्योंकि आपने वेजेस को तो डेबिट किया। और ये जो आउटस्टैंडिंग वेजेस था ये क्रेडिट बैलेंस अराइज कर गया था, लेजर में पोस्टिंग हुआ आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट में, और वहां पर 6,000 का क्रेडिट बैलेंस आ गया था, उसको ट्रायल बैलेंस में लिख दिया। यानी कि वेजेस के अंदर ऑलरेडी इसको इंक्लूड कर दिया गया, इसीलिए ट्रायल बैलेंस में जो आउटस्टैंडिंग वेजेस था उसको ट्रेडिंग अकाउंट में और वेजेस के साथ कोई एडलेस कुछ नहीं किया, सीधे इस क्रेडिट बैलेंस को हम लोग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लेकर चला गया था, क्योंकि इस वेजेस के अंदर ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। लेकिन यही आउटस्टैंडिंग वेजेस अगर ट्रायल बैलेंस में ना रह के एडिशनल इंफॉर्मेशन में रहता, एडिशनल इंफॉर्मेशन में रहता, तो उसका मतलब क्या होता, ये एंट्री हम लोगों ने पास नहीं किया, हमको पता ही नहीं था कि वो वेजेस आउटस्टैंडिंग है। तो जब जर्नल किए थे या लेजर किए थे उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था, ये जर्नल एंट्री हमको पास करना चाहिए था, हमने पास ही नहीं किया। एडिशनल इंफॉर्मेशन में रहने का मतलब तो यही होता है कि ये एंट्री को आपने कंसीडर ही नहीं किया। तो ये आउटस्टैंडिंग वेजेस अगर ट्रायल बैलेंस में ना रह के आउटस्टैंडिंग वेजेस बोल के एडिशनल इंफॉर्मेशन में रहते, तो आपको फिर से ये एंट्री पास करना पड़ता, वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस एंट्री करना पड़ता। तो अगर करते तो क्या होता, वेजेस को फिर डेबिट करना पड़ता 6,000 से, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाके इस 6,000 को वेजेस के साथ ऐड करते और इस आउटस्टैंडिंग वेजेस को बैलेंस शीट में लिख देते। क्योंकि हम लोग जो ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस को लिखा है, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में होता तो उसका मतलब उस वेजेस के अंदर इसको कंसीडर नहीं किया गया, इसीलिए तो उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया। यानी हमको जर्नल लेजर में उसका कोई इंपैक्ट नहीं था, हमको पता ही नहीं था जब जर्नल लेजर किए थे कि ऐसा कोई आउटस्टैंडिंग वेजेस है। इसलिए ट्रायल बैलेंस वाला जो भी आउटस्टैंडिंग वेजेस होता है वो सीधे बैलेंस शीट में चला जाता है। लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर ऐसा कोई आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड रहता है तो उसका इंपैक्ट दो जगह में जाता है। एक तो वेजेस अकाउंट या सैलरी अकाउंट जहां पर आउटस्टैंडिंग प्रीपेड है उसको सेटल करना है, उसको एडजस्ट करना है ऐसे, और दूसरा उस आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड को बैलेंस शीट में भी पोस्टिंग लेना है। तो देखते हैं यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोला गया। प्रीपेड वेजेस है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, यानी कि एक वेजेस हम लोग प्रीपेड कर दिए थे लेकिन हम लोग को पता नहीं था। जब हम लोग जर्नल कर रहे थे, लेजर कर रहे थे,
हम लोग पूरा बेखबर थे इसके बारे में, तो अभी हमको पता चल गया। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने का मतलब प्योर जर्नल एंट्री पास करेंगे। प्रीपेड वेजेस के लिए जर्नल एंट्री क्या होता है, प्रीपेड वेजेस एक एसेट है, इसको हम लोग डेबिट कर देंगे, प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट, और वेजेस को क्रेडिट करेंगे। क्यों वेजेस क्रेडिट होके घट रहा है, वेजेस तो डेबिट बैलेंस है, इसको अगर क्रेडिट करेंगे तो ये घट जाएगा। क्यों हम लोग इसको घटा रहे हैं, क्योंकि देखिए इसका मतलब यही हुआ, जो वेजेस हम लोगों ने इस साल में पे किया ट्रायल बैलेंस में जो है, उस वेजेस का एक पार्ट हम लोगों को पता नहीं था। जो 40,000 वेजेस हम लोग पे किया था उसका एक पार्ट प्रीपेड है। हम लोगों ने इस साल का नहीं था, आने वाला साल का खर्च इस साल में कर दिया, ये हमको पता ही नहीं था। अब जब पता चला तो हम लोगों ने देखा, अरे भाई ये 2000 वाला वेजेस तो इस साल का नहीं है, तो इस साल का नहीं है तो इस साल का वेजेस में इसको कंसीडर नहीं करेंगे। एक्रूअल बेसिस तो वही सिखाता है, जो इस साल का खर्च है उसी को सिर्फ आपको कंसीडर करना चाहिए, जो इस साल का नहीं है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन जो ट्रायल बैलेंस में 40,000 आपने वेजेस दिखाया है उसके अंदर इस 2000 घुसा हुआ है। तब तो आपको पता नहीं था कि ये प्रीपेड है, आपने खर्च तो कर दिया, अंत में आपको पता चला कि अरे भाई वो 2000 तो प्रीपेड है, तो उस 2000 को बाहर निकालना है। तो ये जर्नल एंट्री पास करेंगे। ये जर्नल एंट्री में क्या हुआ, वेजेस क्रेडिट हुआ। वेजेस क्रेडिट होने का मतलब क्या है, वेजेस डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट होकर घट रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वेजेस को ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे टू वेजेस बोल के, ट्रायल बैलेंस में जो 40,000 था उसको लिखेंगे। उससे हम लोग क्या करेंगे, ये प्रीपेड वेजेस को माइनस कर देंगे 2000 को, तो नेट वेजेस आ जाएगा आपका 38,000। और ये वेजेस, प्रीपेड वेजेस एक एसेट है, डेबिट बैलेंस अराइज कर गया, एसेट है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाके हम लोग लिख देंगे प्रीपेड वेजेस, कितना 2000। सिमिलरली वहां पर और एक पॉइंट था, आउटस्टैंडिंग सैलरी था 3000। इसका मतलब जो सैलरी हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस में पे किया है 10,000, उस 10,000 जो भी पे हुआ है उसको छोड़ के भी, उसके बाहर भी और एक सैलरी था जो हम लोगों ने पे नहीं किया। जो आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000 इस साल में पेमेंट होना चाहिए था, लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया, तो इस साल में आपको पेमेंट करना है, क्योंकि एक्रूअल बेसिस तो वही सिखाता है, जो इस साल का खर्च है उसको हम लोग खर्च दिखाएंगे। तो इस आउटस्टैंडिंग सैलरी को अगर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तो सैलरी नाम का खर्च और बढ़ जाएगा। सैलरी डेबिट बैलेंस है, डेबिट करके बढ़ा दिया, और टू आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करना बाकी है, एक लायबिलिटी का जन्म हो गया, तो इस लायबिलिटी को हम लोग आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट में शो कर दिया। तो इस पॉइंट को पोस्टिंग लेंगे कहां, सैलरी आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग लिखेंगे टू सैलरी। ट्रायल बैलेंस में कितना था सैलरी आपका 10,000, इतना आपने ऑलरेडी पे कर चुका, लेकिन और भी 3,000 इस साल में पेमेंट करना चाहिए था, आपने पेमेंट नहीं किया, तो अभी पेमेंट करो। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना था 3,000, तो टोटल सैलरी इस साल में कितना पेमेंट करना चाहिए था 13,000। और ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी अराइज कर गया ये एक लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000। नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन है, देखिए डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10%। आप बोलोगे ट्रायल बैलेंस में एक डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग था, उसमें और इसमें फर्क क्या है। वो जो डेप्रिसिएशन था इट हैज ऑलरेडी बीन अकाउंटेड फॉर, आपको पता था वो डेप्रिसिएशन होगा, और आपने जब जर्नल किए थे, लेजर किए थे, तब उसमें उस बिल्डिंग वाला डेप्रिसिएशन को ऑलरेडी कंसीडर कर लिया था, बिल्डिंग का वैल्यू से ऑलरेडी उसको आपने माइनस कर दिया था। इसलिए डेप्रिसिएशन को, जो बिल्डिंग वाला डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में था, उसको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक खर्च बोल के दिखा दिया था। लेकिन ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन ने डेप्रिसिएशन है आपका, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, 2 लाख का जो प्लांट एंड मशीनरी ट्रायल बैलेंस में है उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, इसके लिए आपने कोई एंट्री नहीं किया। तो आज क्या करना पड़ेगा, उस एंट्री को करना पड़ेगा। उसको अगर एंट्री करेंगे तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये नॉमिनल अकाउंट एक एक्सपेंसेस है, टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन चार्ज करने से मशीनरी घट रहा है,
तो मशीनरी क्रेडिट होकर घट रहा है। मशीनरी का वैल्यू था 2 लाख, उनके ऊपर सारा साल भर का डिप्रिसिएशन 10% अगर चार्ज करेंगे तो 20,000 आपका डिप्रिसिएशन बनता है। इसका इंपैक्ट अब हम लोग देंगे बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस में। डिप्रिसिएशन एक एक्सपेंसेस है, कहाँ आएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, टू डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। इस साल में डिप्रिसिएशन हुआ है 20,000, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दीजिए। और बैलेंस शीट में सोचिए क्या होगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में ट्रायल बैलेंस से प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा 2 लाख, लेकिन उस 2 लाख का वैल्यू घट गया, मशीनरी को आपने यहां पर क्रेडिट करके घटा दिया, तो मशीनरी से ये जो डिप्रिसिएशन अनरिकॉर्डेड डिप्रिसिएशन है, इस डिप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा 20,000 और आपका आउटर कॉलम में 1,80,000 नेट रिटन डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा। ट्रायल बैलेंस में डिप्रिसिएशन रहने का मतलब क्या है, दैट डिप्रिसिएशन हैज ऑलरेडी बीन कंसीडर्ड इन प्रिपेयरिंग लेजर एंड जर्नल एंड लेजर। तो ट्रायल बैलेंस वाला डिप्रिसिएशन हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड, उसका इंपैक्ट यहां पर बिल्डिंग के ऊपर था, बिल्डिंग से ऑलरेडी माइनस हो चुका, इसीलिए बैलेंस शीट में जाके ट्रायल बैलेंस वाला डिप्रिसिएशन को हम लोग माइनस नहीं करते। लेकिन जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में रहता है उसके लिए कोई एंट्री आपने पास नहीं किए, तो उसके लिए आपको पूरा एंट्री पास करना पड़ेगा। वो पीएल में भी डेबिट होगा एक्सपेंसेस बोल के, और बैलेंस शीट में एसेट का वैल्यू इसको घटाना चाहिए था, लेकिन आपको पता नहीं था इसलिए घटाया नहीं था, इसलिए फिर से घटा दीजिए इसको। लास्ट पॉइंट है, देयर वाज ए फर्दर बैड डेट ऑफ 2,500। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में आपका बैड डेट था 2,500, वो बैड डेट हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड, आपको पता था वो बैड डेट हो गया, आपने ऑलरेडी जर्नल एंट्री कर दिया, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, और डेटर से उसको माइनस कर दिया। लेकिन फर्दर 2,500 का और एक बैड डेट हो गया, इस बैड डेट के बारे में आपको कुछ पता नहीं था, आपने जर्नल कर लिया, लेजर कर लिया, ट्रायल बैलेंस कर लिया, फाइनल अकाउंट बनाने का पहले आपको पता चला कि अरे भाई और भी एक बैड डेट हो गया, तो उस बैड डेट को अभी हमको रिकॉर्ड करना है। दैट 2000 जो ट्रायल बैलेंस में 2,500 बैड डेट था, इट हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड, तो वो ऑलरेडी डेटर से हम लोग माइनस कर दिया उस बैड डेट को, सिर्फ वो एक एक्सपेंसेस था, तो उसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया। लेकिन जो बैड डेट अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया, उसका मतलब यही है बैड डेट तो हुआ लेकिन हमको पता नहीं था, तो उस बैड डेट को हम लोग एक कंप्लीट जर्नल एंट्री करके रिकॉर्ड करेंगे। उसके लिए एंट्री यही होता है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। डेटर घट जाएगा आपका कितना से, फर्दर बैड डेट हुआ आपका 2,500, तो इसको हम लोग पोस्टिंग करेंगे कैसे, देखिए बैलेंस शीट में जो डेटर मेरा 50,000 था ट्रायल बैलेंस में, उस डेटर से ये फर्दर बैड डेट घट जाएगा, डेटर को घटा देगा ये फर्दर बैड डेट, ये फर्दर बैड डेट होने से डेटर घट जाएगा, कितना हो जाएगा 2,500 माइनस हो जाएगा फर्दर बैड डेट, तो डेटर्स कितना पड़ा रहेगा 47,500। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू बैड डेट, जो ट्रायल बैलेंस वाला बैड डेट था वो भी 2,500 था, ये तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, लेकिन ये जो अनरिकॉर्डेड बैड डेट है, इस बैड डेट को भी हमको कंसीडर करना पड़ेगा फर्दर बैड डेट। तो टोटल बैड डेट हो गया सब मिला जुला के 5,000। तो यहां पर तो सवाल खत्म हो गया, और हम लोग देखा कि ट्रायल बैलेंस वाला आइटम कोई एक जगह में जा रहा है और एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला आइटम कम से कम 2 जगह में इफेक्ट छोड़ के जा रहा है। तो अब पूरा सवाल को हम लोग दिखाते हैं, एक बार देख लीजिए बोर्ड में, एक बार ट्रायल बैलेंस को देख लीजिए। एक ट्रायल बैलेंस दिया है बोर्ड में और उसके साथ जुड़ा हुआ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। अब उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। देखिए पहले ट्रेडिंग अकाउंट दिखाया जा रहा है, देखिए पहले ट्रेडिंग अकाउंट दिखाया जा रहा है। क्या है ट्रेडिंग अकाउंट में, आपका ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/21 लिखा गया। फिर हम लोगों ने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक का पोस्टिंग लिया जो ट्रायल बैलेंस से आया है, फिर परचेस से रिटर्न माइनस किया, उधर सेल से रिटर्न माइनस किया, फिर इंपोर्ट आया इस तरफ, बाई एक्सपोर्ट हुआ, ये सेल है। फिर आपका वेजेस प्रीपेड था, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला प्रीपेड वेजेस था उसको हम लोगों ने लेस कर दिया 2000। फिर गैस, वाटर, फ्यूल, लाइट एंड हीट, ऑक्ट्रे ड्यूटी, ये सबको हम लोग ट्रेडिंग में लाया। और
यहां पर क्लोजिंग स्टॉक नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि परचेज एडजस्टेड था। तो ट्रेडिंग को हम लोगों ने बैलेंस कर लिया और ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हम लोगों का। उस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था, जैसे कि एक्सपोर्ट ड्यूटी, सैलरी, उसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला आउटस्टैंडिंग एडलेस करेंगे, ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग जो ट्रैवल्स में था, डिस्काउंट अलाउड, रेंट से जो प्रीपेड था वो माइनस करेंगे, फायर इंश्योरेंस से प्रीपेड पोर्शन माइनस करेंगे। ये दोनों प्रीपेड बैलेंस शीट की एसेट साइड में चला जाएगा। फिर अपने इंटरेस्ट ऑन लोन था, वो एक एक्सपेंसेस था, उसके साथ जो आउटस्टैंडिंग पार्ट था, उस आउटस्टैंडिंग पार्ट 300 आया है और आउटर में 1800 चला गया। फिर बैड डेट के साथ फर्दर बैड डेट ऐड किया हम लोगों ने और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख के ऊपर 10% चार्ज करना पड़ा। पीएल की क्रेडिट साइड में देखिए डिस्काउंट रिसीव हुआ था। इंटरेस्ट ऑन एफडी का जो आउटस्टैंडिंग पार्ट था वो उसके साथ ऐड किया और 4000 एनुअल इंटरेस्ट आउटर में आ गया। फिर अप्रेंटिसशिप प्रीमियम एक इनकम है, पीएल में क्रेडिट किया। बैड डेट रिकवरी भी एक इनकम है, पीएल में क्रेडिट किया। तो हम लोगों का नेट प्रॉफिट आ गया। अब हम लोग बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में जाके कैपिटल के साथ उस नेट प्रॉफिट को ऐड कर देंगे और जो भी ड्राइंग्स हुआ था, यहाँ पर 2 ड्राइंग्स था। एक तो था आपका LIC प्रीमियम जो ओनर का खुद का पेमेंट करने का बाद था, उस LIC प्रीमियम ड्राइंग्स है और इनकम टैक्स भी ड्राइंग्स था। ये दोनों ड्राइंग्स को हम लोगों ने कैपिटल से माइनस कर दिया। ड्राइंग्स बोल के 15,000 और 11,000, एक तो था आपका इनकम टैक्स और दूसरा था आपका LIC प्रीमियम पेड। इस दोनों को ऐड करके हम लोगों ने ड्राइंग्स बोल के कैपिटल से माइनस कर दिया। फिर 6% लोन फ्रॉम राजा, ये एक लायबिलिटी था, लायबिलिटी साइड में लाया। फिर क्रेडिटर एक लायबिलिटी था। अब आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला आइटम था वो आया। अब आउटस्टैंडिंग वेजेस जो ट्रायल बैलेंस में था वो सीधा इधर आ गया और आउटस्टैंडिंग सैलरी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में था वो तो एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया, फिर यहाँ पर भी आ जाएगा, लायबिलिटी है। और फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना हम लोगों का बाकी था, वो भी यहाँ पर आ जाएगा। फिर एसेट साइड में आ जाएंगे। जो थर्ड वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया था वो थोड़ा देख के चलना, उसमें मार्शलिंग प्रॉपर्ली डिस्कस किया गया। बैलेंस शीट कैसे सजाया जाता है, उसका अरेंजमेंट कैसे होता है, वो थोड़ा देख लेना। पहले गुडविल सबसे रिजिड एसेट है, उसको सबसे ऊपर दिखाया गया। फिर बिल्डिंग दिखाया गया, उसका जो डिप्रिसिएशन था वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गया क्योंकि वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं था, तो इसलिए बैलेंस शीट से माइनस नहीं होगा। फिर प्लांट एंड मशीनरी से डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी के बाद आया आपका 10% फिक्स डिपॉजिट, ये तो एक एसेट था। उसके बाद स्टॉक, डेटर्स आया, स्टॉक आया। उसके बाद डेटर्स से हम लोग क्या करेंगे, जो फर्दर बैड डेट है उसको माइनस कर देंगे। और फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, जो फिक्स डिपॉजिट हम लोगों ने किया था उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना बाकी था, वो आ जाएगा। उसके बाद प्रीपेड सैलरी आएगा, प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये सब एसेट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगा। तो सवाल और सॉल्यूशन को ठीक से एक बार देख लेना। अगर ठीक से सीखना है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में कॉपी कर लेना। ये जो सवाल था इसमें क्या किया हम लोगों ने, ट्रायल बैलेंस के ऊपर ज्यादा अहमियत दिया, इंपॉर्टेंस ज्यादा ट्रायल बैलेंस में दिया। ट्रायल बैलेंस वाला आइटम कैसे बैलेंस शीट में या ट्रेडिंग पेल में जाता है वो दिखाया गया। आने वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। बहुत सारा अलग अलग एडिशनल इंफॉर्मेशन लेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करके किसका पोस्टिंग ट्रेडिंग में, पीएल में या बैलेंस शीट में कब, कहां, कैसे जाएगा वो दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और बहुत शेयर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।